दोस्तों, नेपाल की रहने वाली सोनम, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी, वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता, वो देखता ही रह जाता। लेकिन उसको शायद ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी और वो जो है नेपाल से दुबई के लिए जाती है काम करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है वो एक शेख के चंगुल में फँस जाती है और शेख के चंगुल में फँसने के बाद वो शेख उससे कई बार बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद 2 बार उसको जो है प्रेग्नेंट भी कर देता है और उसके बाद दोस्तों उसका एबॉर्शन भी करवा देता है, क्योंकि जो है वो उसकी खूबसूरती का जो है बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो गया था। ये कहानी जो है रूह को जो है कँपा देने वाली है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो वाक़ई में सोच में पड़ जाएँगे, क्योंकि वो शेख जो था, वो वाक़ई में जो है उसकी खूबसूरती का, उसकी जवानी का इतना ज़्यादा दीवाना हो गया था कि वो उसके ऊपर जो है बिल्कुल मर मिटा था। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, इस कहानी में आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, सोनम जो है अपने घर में सबसे बड़ी होती है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको जो भी देखता वो जो है उसकी खूबसूरती पर मर मिटता था, क्योंकि वो ऐसे दिखने में खूबसूरत थी। उसके परिवार में जो है 5 सदस्यों का उसका परिवार होता है, लेकिन उसके परिवार में कमाने वाले सिर्फ़ उसके पिताजी ही थे। वो पिताजी जो है एक कारोबार करते थे, उसी कारोबार से उस पूरे 5 लोगों का जो है जो परिवार था वो चलता था। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी जो है जैसे-तैसे चल रही थी, किसी भी तरीके से उन लोगों की ज़िंदगी का जो गुज़ारा था वो चल रहा था। लेकिन उनके पिताजी जो है कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि उनके बेटियाँ भी थीं और बेटे भी थे, सभी की शादी भी करनी थी, तो उनकी परेशानियाँ लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। इसी दौरान जो है उनकी एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है, जो नेपाल से, जिसको दलाल बोलते हैं, जिसको एजेंट बोलते हैं, जो नेपाल से जो है रियाद यानी कि सऊदी अरब या खाड़ी देशों या गल्फ़ देशों में जो है लड़कियों को वहाँ पे नौकरी के नाम पर उनको भेजा करता था। तो इसी दौरान जो है सोनम के पिता से उनकी मुलाकात होती है और वो उनको सारी बातें समझाता है। समझाने के बाद उनसे कहता है कि आप लोग बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपकी परिस्थितियाँ जो है आर्थिक वो ठीक नहीं है। अगर आप अपनी लड़की को गल्फ़ कंट्री यानी कि सऊदी अरबिया अगर आप भेज देते हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है पैसा भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से वो सँवर जाएगी। ये बात जो है उनके दिमाग में तो आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें? क्योंकि जो है अपनी बेटी को हम अकेला जो है इतनी दूर जो है खाड़ी देशों में कैसे भेज सकते हैं? थोड़ी देर वो सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो एजेंट होता है, वो उसको पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इससे आपको जो है कितने फ़ायदे होंगे, आपके घर की सारी आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो सब सही हो जाएँगी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको 2 लाख रुपया एडवांस में भी मिलेगा। ये सारी बातें जब वो सुनता है, तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि देखो, अगर अच्छी नौकरी तुमको मिल जाती है और तुम्हारी बेटी दुबई चली जाती है, तुम लोगों की ज़िंदगी जो है एकदम से बदल जाएगी। ये बात सुनकर आपकी लड़की जो है वहाँ से पैसे आपके लिए भेजा करेगी और आप लोगों की आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा सही हो जाएँगी कि आप लोगों को भी जो है मज़ा आने लगेगा। ये बारी सारी की सारी बातें सोच करके उसके जो सोनम के जो पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले हम अपने घर वालों से मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हम मशवरा करने के बाद ही आपको जो है ये सारी चीज़ें बता पाएँगे। आप हमको 2 से 3 दिन का मौका दे दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 2 से 3 दिन का मौका दे रहा हूँ। फिर उसके सोनम के पिताजी जो होते हैं, वो अपने घर पे जाते हैं और अपने घर वालों से शाम को बैठ कर के मशवरा करते हैं और कहते हैं कि दुबई में एक नौकरी है और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना बनाना है और बच्चों की देखभाल करना है। उसके लिए 2 लाख रुपए वो लोग एडवांस भी दे रहे हैं, जो कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, जिससे हम लोगों की ज़िंदगी जो है सँवर सकती है और आर्थिक परिस्थितियाँ वैसे भी हम लोगों की ख़राब हैं और वहाँ पे जा कर के अच्छी खासी जो है मोटी सैलरी भी मिलेगी।
तो ये सारी बातें जब घर में मशवरा होता है तो सभी लोगों का मशवरा बन जाता है कि ठीक है सोनम को वहाँ पर जो है भेज दिया जाए। तो तभी जो है सोनम के जो पिताजी होते हैं वो उस एजेंट के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उससे सारी बात बताते हैं कि हम लोग अपनी बेटी सोनम को भेजने के लिए दुबई राज़ी हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, हम अभी कुछ देर में आपके घर पर आएँगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसके कुछ ही देर के बाद वो सोनम के घर पर आ जाता है एजेंट और उससे जो है कहता है कि देखो इसमें जो भी वीज़ा लगना है, पासपोर्ट लगना है, जो जितनी भी कागज़ी कार्रवाई है, वो सारी की सारी कार्रवाई हम पूरी कर लेंगे। आपको सिर्फ़ जो है सोनम की जो है कुछ कागज़ात हमको देना है और उससे हम उसका सब कुछ काम करवा देंगे। तो उसके जो घर वाले होते हैं, वो सोनम के सारे कागज़ात उसको सौंप देते हैं। सौंपने के बाद वो सारे कागज़ातों को लेकर के वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा देता है। कंप्लीट करवाने के बाद एक डेट आती है, वो डेट जो है सोनम के पिताजी को बता देता है कि जो है 20 नवंबर को एक फ़्लाइट यहाँ काठमांडू से जो है रियाद के लिए जाएगी, उसमें जो है आपकी बेटी को जो है जाना है। तो ये सारी बातें फिक्स हो जाती हैं। तो वो सोनम के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी लड़की को भेज देंगे। तभी जो है घर में जो है बहुत सारी खुशियाँ थी, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि 2 लाख रुपए एडवांस में भी मिल गए हैं और हमारी बिटिया जब वहाँ पे काम करने के लिए जाएगी तो अच्छा खासा पैसा वहाँ से हम लोगों के लिए जो है भेजेगी, जिससे हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ जो है वो बहुत सही हो जाएंगी। इसी तरीके से वो दिन भी आ जाता है 20 नवंबर 2020। उस दिन जो है उसमें सोनम और भी कई सारी लड़कियाँ होती हैं, तो काठमांडू से फ्लाइट में जो है बैठा दी जाती हैं और उनको रियाद उतरना होता है। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र होता है और उनसे बता दिया जाता है कि आप जब रियाद के एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो वहाँ पर एक आपको शख्स मिलेगा, उसका नाम बता दिया जाता है और वो आदमी जो है आप लोगों को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो आपको एक जगह पे ले जाएगा। उसके बाद जिस लड़की का जहाँ पर काम है उसको वहाँ पर वो भेज देगा। ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। उसके बाद वो फ़्लाइट जो है काठमांडू से चल करके 3 घंटे के बाद वो रियाद एयरपोर्ट पर पहुँचती है। वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ पे से एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं। फिर वो जिसका नाम बताता है वो उसको रिसीव करने के लिए आता है, वो लेकर के जाता है सभी को अपनी अपनी जगहों पर पहुँचा देता है। उसके बाद जब सोनम का नंबर आता है तो सोनम को जो है एक रशीद शेख नाम के जो है एक रियाद में रहने वाले हैं, उनके यहाँ उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। रशीद शेख जो होते हैं उनकी 2 बीवियाँ होती हैं पहले से ही और तकरीबन 11 बच्चे होते हैं। तो उनकी ये लाइफ सेटल थी। तो जब ये सोनम वहाँ पर पहुँचती है तो रशीद शेख जो है उसको सारा काम समझा देते हैं कि तुमको केवल जो है खाना बनाना है और बच्चों की देखभाल करना है, तुमको सिर्फ इतना ही काम करना है और तुमको हम एक क्वार्टर दे रहे हैं, एक रूम दे रहे हैं, बाथरूम जो है और लैट्रिन अटैच वाला, आप उसी में रहिएगा और उसी में आराम करिएगा। दोस्तों ऐसे ही जो है दिन कटते रहते हैं और मामला जो है चलता रहता है। वो बच्चों की देखभाल करती थी और घर का खाना वाना बनाती थी, घर की साफ सफाई जो है क्या करती थी। इस हिसाब से जो है काफ़ी आगे तक जो है मामला चलता रहता है। लेकिन जो है दोस्तों जो रशीद खान होता है उसकी नज़र कहीं ना कहीं जो है सोनम के ऊपर ख़राब थी, क्योंकि उसने जब से जो है सोनम को देखा था तब से उसका मन जो है बहुत ही ज़्यादा मचल रहा था। वो जो है वो तीसरी शादी भी जो है सोनम करना चाहता था और वो चाहता था किसी भी तरीके से जो है इससे हमारी शादी हो जाए। तभी सोनम जो है एक दिन सारा काम धाम करके अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, लेकिन जो है रशीद को जो है थोड़ा सा दिल धड़कता है उसका और वो दिल मचलने लगता है उसका। उसके बाद वो सोनम के कमरे में जो है जा पहुंचता है और वो सोनम को जैसे इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत जो है उठ कर के बैठ जाती है और पूछती है कि जी शेख जी, आप यहाँ पर इतनी रात में कैसे आ गए। तो वो कहते हैं कि मेरा मन किया तो मैं ऐसे ही जो है चला आया। तो वो कहती है कि जो है ऐसी क्या बात हो गई कि आप यहाँ पर चले आए। तो वो शेख कहता है कि तुम हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो
और हम तुमसे जो है शादी करना चाहते हैं। तो वो सोनम कहती है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े आदमी हैं और हम इतनी छोटी सी हैं, और आपकी उम्र भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे आपके बीच में जो है शादी कैसे हो सकती है। तो वो शेख कहता है कि देखो हमारी बात कान खोल करके सुन लो, अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगी तो तुमको इतनी ज़्यादा ज़िल्लतें देंगे, तुमको इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो एक नरक बन जाएगी। रशीद खान कहता है कि जो है ये सारी चीज़ें जो है अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम कहीं की भी जो नहीं रहोगी। अब सोनम यह सुन करके जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर करें भी तो क्या करें, क्योंकि हम तो एक दूसरे मुल्क में आ चुके हैं और यहाँ पर इनके आर्डर को हमको मानना होगा, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई करने वाला भी यहाँ पर नहीं है। तो इस दौरान वो जो है उस उनके उनके दबाव में आ जाती है, और दबाव में आने के बाद दोस्तों वो जो शेख होता है वो बहुत ही बेदर्दी से उसको अपने हाथों में गोद उठा करके अपने कमरे में लेकर के जाता है, और उसके साथ जो है बारी बारी से पूरी रात में तकरीबन 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है, और बलात्कार करने के बाद उसको जो है छोड़ देता है। दोस्तों लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के सोनम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी इज्जत को जो है रौंदा जा रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो तो फंस चुकी थी। तो वो करते भी उसके सामने जो है बहुत सारी चीज़ों की मजबूरी थी, क्योंकि परिवार की मजबूरियां थी। उसका परिवार पहले से जो है इतना गरीब था, और उसकी वजह से उसके परिवार को जो है 2 लाख रुपए एडवांस में भी जो है मिल चुके थे, और वो भी उसको चुकाने थे। तो ये सारी उसके सामने मजबूरियां होती हैं। लेकिन सोनम अब जो है मरती ना तो करती क्या, वो वाली कहावत हो गई थी। तो सोनम जो है उनको जुल्म सितम को जो है सहती रहती है, और सोनम को जो है जुल्म सितम सहते हुए तकरीबन 6 महीने का वक्त हो जाता है। वो लगातार उसके साथ शेख जो है बलात्कार करता रहता है, और वो अपने घर वालों को जो है कोई भी चीज़ नहीं बता पाती है, क्योंकि जब भी वो अपने घर वालों के पास फ़ोन करती तो उसके घर वाले बहुत ही खुश होकर के उससे बात करते हैं, और कहते हैं कि बेटा जब से तुम यहाँ से गई हो और तुम पैसा कमाने लगी हो, और 2 लाख रुपए जो हमको एडवांस में मिले हैं, तब से हमारे घर के जो है हालात इतने सही हो गए हैं, तब से हम लोग इतनी खुश रहने लगे हैं कि हम लोगों के घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। और बेटा तुम सही से ऐसे ही काम करते रहना, और किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ना लेना। तो अपने घर वालों की खुशियों को देखते हुए वो अपनी असमत को, अपनी इज्जत को मजबूरी में जो है लुटवाती रहती है, अपने घर वालों के खातिर, उनकी इज्जत के खातिर ये सारी चीज़ें वो सहती रहती है, और उस शेख के जो है चंगुल में जो है फंसी रहती है, और वो जो है कुछ भी नहीं कह पाती है। दोस्तों ऐसे ही जो है एक दिन अचानक जो है सोनम के पेट में जो है दर्द होने लगता है। वो एक पड़ोस के हॉस्पिटल में जाती है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर जो है वो अपना चेकअप करवाती है। तो उसको जो है पता चलता है कि वो जो है एक गर्भवती हो चुकी है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो जो है मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। जैसे ही मतलब उसको ये खबर मिलती है, तो जैसे कि उसको काटो तो खून नहीं, वो तुरंत जो है वो अस्पताल से तुरंत घर आती है, और घर आने के बाद वो तुरंत जो है शेख जी से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है और हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो शेख कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो जिस अस्पताल में जांच करवाने के लिए गई थी, शेख उसी अस्पताल में जाता है और उसका जो है एबॉर्शन करवा देता है। एबॉर्शन करवाने के बाद वो उसको अपने घर पर लेकर के आता है, और फिर से वो इस बात का इंतज़ार करने लगता है कि जैसे ही ये थोड़ा एबॉर्शन से थोड़ा बाहर निकल कर के आए, थोड़ा-सा ये सही हो जाए, और फिर हम इसकी अस्मत को फिर से रौंदना शुरू कर दें। ये चीज़ें वो सोचने लगता है, और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। दरअसल सोनम अब जो है इतनी खूबसूरत ही थी, जो भी उसे देखता था वो देखता ही रह जाता था। और शेख जी की जो 2 बीवियाँ थीं, वो भी यही सोच के जो है डरने लगती हैं कि ये जो है सोनम इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि शेख जी जो है इससे भी शादी जो है तीसरी शादी भी कर लें,
और हम लोग और भी ज़्यादा मुसीबत में आ जाएं, क्योंकि 2 बीवियां तो हम पहले से हैं और 11 बच्चे भी हैं, और कहीं ये तीसरी शादी करके फैमिली को और भी ज़्यादा आगे ना बढ़ा लें और भी मुसीबत हम लोगों के सामने जो है ना आ जाए। यही सारी चीज़ें जो है सोचती रहती हैं। और शेख को जब भी मौका मिलता है वो सोनम को जो है रौंद डालता है, और सोनम करती भी तो क्या करती, उसके परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और परिवार ने जो है जिस विश्वास से सोनम को जो है भेजा था, वह विश्वास भी जो है सोनम कैसे तोड़ सकती थी। ये करते करते तकरीबन 3 महीने बीत चुके होते हैं। उसके बाद जो है सोनम के पेट में एक दिन फिर से जो है दर्द होने लगता है, और वो फिर से उसी अस्पताल में जाती है और अपना चेकअप करवाती है। इस बार जब वो चेकअप करवाती है तो उसको पता चलता है कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन उसके बाद जो है वहीं अस्पताल में एक बात और पता चलती है कि यहाँ पे जितने भी आप्रवासी लोग हैं तो उनके लिए एक एनजीओ काम करता है, और वो एनजीओ जो है उनकी पूरी तरीके से मदद करता है कि अगर उनको किसी भी तरीके की तकलीफ़ है या किसी भी तरीके की कोई कठिनाई है तो उनको पूरी तरीके से जो है वो उनकी हेल्प करता है। तो वो चुपके से बगैर शेख जी को बताए हुए वो उस एनजीओ के पास जाती है, और उस एनजीओ का जो मुखिया होता है उससे की पूरी बात बताती है, और कहती है कि जो है जब वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो वो अपनी पूरी की पूरी दास्तान जो है उसको सुनाती है। और दोस्तों वो पूरी की पूरी दास्तान सुनने के बाद वो जो मुखिया होता है उसका जो मेन आदमी होता है वो एनजीओ का, वो इन सारी बातों को सुन करके दोस्तों जो है सन्न रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो है ऐसा भी कैसे हो सकता है। लेकिन जो है अब एनजीओ जो है हरकत में आ जाती है, और पहले वो सोनम को जो है शेख के चंगुल से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन शेख भी जो है अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि सोनम यहाँ से किसी भी हालत में जाने ना पाए। लेकिन चूंकि एनजीओ जो है एनजीओ होती है, और वो उसको जो है उसके चंगुल से निकाल करके और सोनम को शेख से काफ़ी ज़्यादा मुआवजा दिलवा करके उसको तो नेपाल वो जो है भेज देती है, और सोनम को भारी मुआवजा दिलवा करके उसको जो है नेपाल वापस भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,000 लड़कियां हर साल जो है गल्फ़ देशों में, गल्फ़ कंट्रियों में यानी कि खाड़ी कंट्रियों में जो है तकरीबन जो है नेपाल और इंडिया, नेपाल जो है और बांग्लादेश से जो है ये तक जो है यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं, और वहाँ पर सिर्फ शेखों की अय्याशी का जो है वो सिलसिला वहाँ पर चलता रहता है, और वो उनका शिकार हो जाती हैं। उसमें से कुछ लड़कियां तो वहीं पर मर जाती हैं, और कुछ लड़कियां इधर उधर जो है भटकती रहती हैं, कुछ लड़कियां वहाँ पे जो है गायब हो जाती हैं। लेकिन सोनम जैसे कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी किस्मत सही होती है, और वो अपनी किस्मत के सहारे अपने घर पर वापस चली जाती हैं। दोस्तों आज की जो घटना थी, आज की जो सच्ची कहानी थी, वो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में का नाम क्या है और आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, ताकि अगले एपिसोड के अंत में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूं। दोस्तों ये कहानी जो है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित की है। इसके ऊपर कोई भी जो है किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकता है, और इसमें सारी चीज़ें जो है नाम वगैरह सारी चीज़ें बदल बदल करके जो है रखी गई हैं, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि जो है ऐसी घटनाओं को सुन करके आप अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित रख सकें और जो है स्वस्थ रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।